हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आप सबको पता है कि अगर आइल्स में आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो आपको अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड आई मस्ट से वोकैबुलरी, इन सबको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ट्राई बहुत चीज़ें करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ नहीं रही है। आज का वीडियो इसी चीज़ पर रहेगा। मैं आपके साथ एक ऐसा गोल्डन टिप शेयर करने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे, आइल्स की इम्प्रूवमेंट आपकी जो बहुत स्लो या रुकी हुई है वो हो जाएगी स्पीड अप। पढ़ने में और ये काम करने में आपको मज़ा बहुत आने वाला है एंड अनडाउटेडली फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट आपकी जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट है वो होगी। क्या है ये, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज इफ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब दिस चैनल। आई एम योर होस्ट रामदीप सिंह एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू IELTS टेस्ट preparation. Press the bell button to get the notification of my newly uploaded videos so that you can remain in touch with me and keep on practicing IELTS and keep on getting the latest updates related to the IELTS exam. Guys, since IELTS exam अभी हो नहीं रहे हैं, आप घर पर हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र नहीं आता। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या काम करके आप अपने IELTS के सभी मॉड्यूल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको हेल्प कर सकती है ये लिसनिंग ट्रांसक्रिप्ट। क्या कभी आपने ये सोचा? नहीं सोचा ना। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है और आपको कैसे हेल्प करेगी। सारे मॉड्यूल्स एक एक करके बताता रहूंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। IELTS में आपको अपनी लिसनिंग की इम्प्रूवमेंट करनी है। लिसनिंग टेस्ट करने की बजाय अगर आप ये लिसनिंग ट्रांसक्रिप्ट को सुनेंगे और पढ़ेंगे और उसके बाद लिसनिंग टेस्ट को देखेंगे, आप बिल्कुल भी दोबारा लिसनिंग ट्रांसक्रिप्ट मत सुने और उसके बाद इसे करने की कोशिश करें। आपकी लिसनिंग स्किल डेफिनेटली डेवलप होगी। आप इंफॉर्मेशन को माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है MCQs में, उनके लिए ये एक्टिविटी को करना मस्ट है। आई मस्ट से मस्ट, क्योंकि अगर आप लिसनिंग साथ साथ करते हैं और साथ साथ क्वेश्चंस देखते हैं, जो आपको वर्ड अच्छा लगता है या जो चीज़ आपको समझ आती है आप वही ऑप्शन आंसर लगा देते हैं, जैसा कभी होता नहीं है। आपको पूरा सुनना रहता है और पूरा अच्छे से समझना रहता है। अभी थोड़ा सा अपने आप को हेल्प कीजिए कि आप सिर्फ सुने ही नहीं, साथ साथ पढ़ भी लें, अच्छे से अपनी मेमोरी में इंफॉर्मेशन को रिटेन करें। उसके बाद क्वेश्चन पे जाएं, एक एक करके MCQs को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर ढूंढें। इससे आपकी लिसनिंग इम्प्रूव डेफिनेटली होगी और ये ट्रांसक्रिप्ट आपको हेल्प करेगी आपकी रीडिंग इम्प्रूवमेंट में भी। वो कैसे, मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़कर अंडरस्टैंड भी करेंगे। अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग के साथ होगी, समझ लीजिए वो लैंग्वेज आपके अंदर चली गई एंड लेटर जब आप कोई कॉन्टेक्स्ट एज अ रीडिंग पैसेज भी करेंगे वो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यूजुअली होता है कि आप रीडिंग पैसेज लेकर बैठ तो जाते हो, लेकिन टेक्स्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग होता है कि आपका करने का मन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट को साथ साथ सुनिए और साथ साथ पढ़िए, आपको मज़ा भी आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी रीडिंग इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई है। बात करते हैं राइटिंग की। जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको इतना तो पता है कि ये सारी की सारी जो लैंग्वेज यूजेज है वो बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सभी करेक्ट हैं, जितने भी लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है वो सब करेक्ट हैं। तो यहीं से लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल, करेक्ट ग्रामर का इस्तेमाल, यूसेज ऑफ द वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को लर्न कीजिए। स्पेशली यहाँ पर आपको हेल्प करेगा सेक्शन 4। सेक्शन 4 यूजुअली किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेटेड रहता है। फॉर एग्जांपल फार्मिंग की बात हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो सकती है, जो एक लेक्चर टाइप रहता है। एंड व्हेन यू विल लिसन टू इट एंड यू विल फिगर आउट कि यार ये तो किसी ना किसी ऐसे IELTS के ऐसे से मैच कर रहा है, वही सारा कॉन्टेक्स्ट आपको वहाँ पर नज़र आएगा। वही चीज़ आप किसी ना किसी ऐसे में फिट कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यही है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने वो सेक्शन जब साथ साथ रीड किया और सुना, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया और उसमें काफ़ी सारे आपको सेंटेंसेस या टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखने को मिले
जो मे बी आप यूज़ नहीं करते हैं, जिससे आपकी राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगी। बचा स्पीकिंग। स्पीकिंग तो अनडाउटेडली इम्प्रूव होगी गाइस, जब वो आप लिसनिंग सुनेंगे। उसी स्पीड पर साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए, बोलिए भी तो उसी एक्सेंट में भी बोलने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आपको एक्सेंट के साथ बोलना है हमेशा एग्जामिनर के सामने, लेकिन आप एक बार नोटिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप एक्सेंट के साथ बोलेंगे और सुनेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं अक्टूबर, लेकिन वो बोलते हैं अक्टूबर। तो अगर आप अक्टूबर बोलेंगे और अक्टूबर सुनना आपके लिए इजी रहेगा, अक्टूबर बोलेंगे तो अक्टूबर सुनना में भी आपको लगे कुछ और बोल गया। वेल, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको लगता है कि एक्सेंट बोलना सही नहीं है या ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गाइस, एक्सेंट ये नहीं है कि हम अमेरिकन या ब्रिटिशर बन जाएंगे, हमें न्यूट्रल एक्सेंट रखना है ताकि हमारी समझ आए और लोग हमारी आवाज़ से हमारा मदर टंग जज ना कर पाएँ कि हम एक पंजाबी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी साउंड करूं तो मैं व्हाट आर यू डूइंग डियर, हाउ आर यू, वेल आई एम वेरी फाइन, आई वुड लाइक टू मीट यू इन द इवनिंग टुमारो, व्हाट आर यू डूइंग। सो ऐसा नहीं बोलना है यार, ऐसा क्यों बोलते हो? दिस इज़ मोर लाइक पंजाबी, दिस इज़ नॉट इंग्लिश। आप थोड़ा सा अपना न्यूट्रल एक्सेंट बनाने की कोशिश कीजिए। हाउ आर यू, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपनी लैंग्वेज का मत लेके आइए अपनी इंग्लिश पे, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी अगर आप ट्रांसक्रिप्ट सुनते सुनते साथ के साथ बोलने की कोशिश करेंगे और उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा जो बोला आपके साथ, उसमें कई सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत थी। तो यहाँ पर उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनना आपकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। फाइनली आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी गाइस, इसमें बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स रह सकते हैं वंस अगेन इन दिस सेक्शन 3 एंड 4, जहां पर आपको नहीं पता था कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, या आपको लगे कि यार बहुत इंप्रेसिव वर्ड है या इंप्रेसिव ऐसे लिखा गया है, तो आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, अपने पास रखिए, उनके नोट कीजिए, उनके स्पेलिंग्स याद कीजिए। तो यहाँ से मैं कहूँगा आपकी स्पेलिंग इंप्रूवमेंट भी होगी। तो देखा, एक छोटी सी एक्सरसाइज, एक होलसम एक्सरसाइज है जो आपको हर एक एस्पेक्ट से आइल्स इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगी, और ये काम करते आप कभी बोर नहीं होंगे। आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। चाहे आप गूगल पे चाहिए या यूट्यूब पर लिखिए, आप नोटिस करेंगे कि आप जैसे ही टाइप कर देते हैं कि लिसनिंग ट्रांसक्रिप्ट, या तो आपके पास पीडीएफ खुल जाएंगी गूगल पे, या आपको कई सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, या ऐसे लिंक्स मिल जाएंगे जहां पर ऑडियो भी मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगी। बेटर है कि यूट्यूब पर ही आप ढूंढ लीजिए जहां पर वीडियो में आपको ट्रांसक्रिप्ट नज़र आ रहा है और साथ साथ ऑडियो चल रही है। और ऐसे ही कुछ मैं आपके लिए अभी प्ले करने जा रहा हूं, ये आप सुनिए, इन्जॉय कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, या आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन ब्रिंगिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस, और वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, शुड आई ब्रिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस, सो दैट यू कैन लिसन टू द ट्रांसक्रिप्ट टू इम्प्रूव योर English in a better way. That's pretty much all in this video. So you continue with the remaining half. Bye-bye from my side now. Nowadays, we use different products for personal cleanliness, laundry, dishwashing and household cleaning, but this is very much a 20th century development. The origins of cleanliness date back to prehistoric times. Since water is essential for life, the earliest people lived near water and knew something about its cleansing properties, at least that it rinsed mud off their hands. During the excavation of ancient Babylon, evidence was found that soap making was known as early as 2800 BC. Archaeologists discovered cylinders made of clay, with inscriptions on them saying that fats were boiled with ashes. This is a method of making soap, though there's no reference to the purpose of this material. The early Greeks bathed for aesthetic reasons and apparently didn't use soap. Instead, they cleaned their bodies with blocks of sand, pumice and ashes, then anointed themselves with oil and scraped off the oil and dirt with a metal instrument known as a strigil. They also used oil mixed with ashes. Clothes were washed without soap in streams.
The ancient Germans and Gauls are also credited with discovering how to make a substance called soap, made of melted animal fat and ashes. They used this mixture to tint their hair red. Soap got its name, according to an ancient Roman legend, from Mount Sapo, where animals were sacrificed, leaving deposits of animal fat. Rain washed these deposits, along with wood ashes, down into the clay soil along the river Tiber. Women found that this mixture greatly reduced the effort required to wash their clothes. As Roman civilization advanced, so did bathing. The first of the famous Roman baths, supplied with water from their aqueducts, was built around 312 BC. The baths were luxurious, and bathing became very popular. And by the 2nd century AD, the Greek physician Galen recommended soap for both medicinal and cleansing purposes. After the fall of Rome in 467 AD and the resulting decline in bathing habits, much of Europe felt the impact of filth on public health. This lack of personal cleanliness and related unsanitary living conditions were major factors in the outbreaks of disease in the Middle Ages, and especially the Black Death of the 14th century. Nevertheless, soap-making became an established craft in Europe, and associations of soap-makers guarded their trade secrets closely. Vegetable and animal oils were used with ashes of plants, along with perfume, apparently for the first time. Gradually, more varieties of soap became available for shaving and shampooing, as well as bathing and laundering. A major step toward large-scale commercial soap-making occurred in 1791, when a French chemist, Nicolas Leblanc, patented a process for turning salt into soda ash, or sodium carbonate. Soda ash is the alkali obtained from ashes that combines with fat to form soap. The Leblanc process yielded quantities of good quality, inexpensive soda ash. Modern soap-making was born some 20 years later, in the early 19th century, with the discovery by Michel-Eugène Chevreul, another French chemist, of the chemical nature and relationship of fats, glycerine, and fatty acids. His studies established the basis for both fat and soap chemistry, and soap-making became a science. Further developments during the 19th century made it easier and cheaper to manufacture soap. Until the 19th century, soap was regarded as a luxury item and was heavily taxed in several countries. As it became more readily available, it became an everyday necessity, a development that was reinforced when the high tax was removed. Soap was then something ordinary people could afford, and cleanliness standards improved. With this widespread use came the development of milder soaps for bathing and soaps for use in the washing machines that were available to consumers by the turn of the 20th century.